Welcome to the Smiling Souls Seniors Podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges and wisdom with seniors across the world as well as with the younger generation. हमारे आज के खास मेहमान हैं श्री महेश पारीख, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी कहानी दृढ़ संकल्प, मेहनत और सफलता की मिसाल है। कम उम्र में ही इन्होंने अपने विजन और कड़ी मेहनत से रिसोर्स और प्रॉपर्टीज खड़ी की। लेकिन महेश जी की पहचान सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन की नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर चुनौती के बाद भी उन्होंने सकारात्मक सोच, अनुशासन और लगन से अपना जीवन फिटनेस से परिपूर्ण किया है। वॉकिंग और ट्रैकिंग करना उनकी दैनिक जिंदगी का एक अविभाज्य हिस्सा है। तो चलिए सुनते हैं महेश जी की कहानी उनकी जुबानी। द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर हमारे सारे दर्शकों और सारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है श्री महेश पारीख जी। वो खास क्यों है ये आप सब जल्द ही जानेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं महेश जी। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आपके घर का माहौल बहुत ही अलग किस्म का था और यही हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि वो कैसा था, आप किस वातावरण में पले बढ़े। I'll start from my childhood. मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो राजपुरोहित थे राजघराने में, तो उनकी बहुत सारी जागीरें थी, वो जागीरदार भी थे। लेकिन एक समय बाद प्रिवी पर्स आया और जागीरदारी प्रथा खत्म हो गई, तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो जब बनिए की दुकान पे मैं सामान लेने जाता था तो हमेशा मुझे एक बात कहता था कि आपका पुराना बिल पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। एक दिन मेरे दादाजी ने मुझे 100 ml सरसों का तेल लेने भेजा कि तो उससे लेके आ। मैं गया तो उसने बड़ा ही रूड बिहेव में मुझसे बात की। मैं छोटा सा था, 7-8 साल का। मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहा लाला एक दिन तेरी दुकान खरीदूंगा। तो उसके बाद मेरा स्कूलिंग जो था जयपुर में हुआ। मेरे फादर राजस्थान बैंक में मैनेजर थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हो गई थी। क्योंकि हम लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, तो मेरे पिताजी को दिल्ली भेजा गया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुरक्षा के लिए। मेरे पिताजी का बड़ा रौबीला व्यक्तित्व था, बड़ी घनी मूछें, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी। तो वो अपनी राजस्थान बैंक की नौकरी छोड़ के अटल जी के पास चले गए। लगभग 56 साल तक उन्होंने सेवा की। तो जब मैं 8th क्लास में आ गया तो उन्होंने मुझे दिल्ली बुला लिया। दिल्ली हम बहुत एक छोटे से फ्लैट में रहते थे जिसमें सिर्फ एक कमरा था। मेरे पिताजी स्कूटर पे जाया करते थे। उनका काम जो था वो सुबह 8 बजे अटल जी के यहाँ चले जाते थे और उसके बाद रात का कोई पता नहीं होता, 11 बजे 12 बजे। मेरी स्कूलिंग चालू रही। मैं दिल्ली के प्रेसिडेंट स्टेट स्कूल में पढ़ा। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में आ गया। जब मैं कॉलेज में आया तो चूंकि राजनीति परिवार से था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मुझे नॉमिनेट किया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। उस टाइम पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी थी और हम लोगों का बड़ा कष्टकारी समय था। मेरे पिताजी अंडरग्राउंड थे। 19 महीने पूरा जो आपातकाल था उसमें मेरे पिताजी अंडरग्राउंड थे और हमारे जितने भी सेवक थे उनकी मदद करते थे, कुछ फाइनेंशियल मदद करते थे, कुछ मॉरल सपोर्ट देते थे। क्योंकि वो पीरियड जो था बहुत प्रताड़ना का था हम लोगों के लिए। तो कहीं से उनको खबर लगी कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। मेरे पोस्टर वगैरह छप गए थे, सब कुछ हो गया था। उनका फोन आया कि बेटा देखो मैं राजनीति में हूं और अभी जो परिस्थिति है, तुम घर के बड़े हो, अगर तुम भी राजनीति में आ गए तो घर को कौन संभालेगा। थोड़ा सा गुस्सा तो आया, बड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हुआ कि मैंने इतनी कंपेनिंग की थी, परंतु मैंने कहा ठीक है डैडी, जैसा आप कहते हैं वैसा करूंगा।
उस दिन के बाद से फिर मैंने घर को संभालना शुरू किया। मैंने ग्रेजुएशन करते ही अखबार में एक ऐड देखा, वांटेड मैनेजमेंट ट्रेनीज। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, तो एक दोस्त को बोला यार इंग्लिश में बायोडाटा बना दे। उसने बायोडाटा बना दिया। हालांकि मेरी बोलने की इंग्लिश अच्छी थी, खैर मेरी सिलेक्शन हो गई और मुझे 300 रुपए की जॉब ऑफर हुई, वो भी दुर्गापुर कलकत्ता में। तो मैंने बड़ा खुशी से आके पिताजी को कहा कि डैडी मेरी नौकरी लग गई है और मेरी तनख्वाह 300 रुपए। तो डैडी हंस के बोले यार तू क्या करेगा दुर्गापुर जाके, तेरी नौकरी मैं यहीं लगवा देता हूँ। तो मैं कहा नहीं डैडी, मैं अपना सेल्फ मेड बनना चाहता हूँ। बहुत समझाया, मेरी मदर ने भी समझाया, कितना दूर रहेगा, अकेला रहेगा, मगर जो भी है आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द लाइफ। तो जब वो मुझे कालका मेल में छोड़ने गए थे मेरे पिताजी और माताजी, मुझे आज भी वो बात मेरे कान में कहीं गूंजती है। मेरे पिता ने कहा मुझे कि महेश, अभी तक तुम हमारे साथ थे, हमारी देखभाल में थे, आज से तुम अकेले रहोगे। अब या तो तुम हीरा बन के आओगे या पत्थर बन के आओगे। उसके बाद मेरा कैरियर शुरू हुआ, मैं दुर्गापुर चला गया। वहाँ ऑब्वियसली नॉर्थ इंडियंस को बंगाली लोग पसंद नहीं करते थे, परेशान भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमसे मित्रता होती गई। दुर्गापुर के बाद फिर मैं कलकत्ता चला गया, कलकत्ता से मैं हैदराबाद गया। धीरे धीरे जर्नी बढ़ती रही। 8 या 9 कंपनियों का मैं कॉर्पोरेट एडवाइजर रहा। तो मुझे ख्याल आया कि यार बहुत नौकरी कर ली, अब अपना ही कुछ करना चाहिए। हाँ, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैं नौकरी कर रहा था तब मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि सैलरी से दाल रोटी तो चल जाएगी, एक्स्ट्रा इनकम कुछ होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा पैसा जो भी बचता था मैं कुछ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर देता था। उस प्रॉपर्टीज ने मुझे बहुत अच्छे गेन्स दिए। आप ताजुब करेंगे कि जब मैं करीब 26 साल का था तब मैंने प्रॉपर्टीज से कमा के 1 करोड़ रुपए पिताजी को दे दिया था। उसके बाद मेरे को एक चीज समझ में आई कि रिटेलिंग करना तो बहुत आसान है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाना चाहिए। तो मैंने एक बहुत बड़ी वर्कशॉप खोली, 4 मंजिला, जिसमें करीब 700-800 मजदूर काम करते थे। जैसे वो काम शुरू किया मैंने, मुझे एक दिन चक्कर आ गया और मैं, अच्छा, एक गंदी आदत थी कि गाड़ी खुद ही चलाता था, ड्राइवर पीछे बैठा रहता था। तो गाड़ी चलाते चलाते चक्कर आया, हाईवे के ऊपर एकदम से ब्रेक लगा दिए, पीछे से ड्राइवर ने झंझोड़ा कि सर क्या हो गया, पूरा जाम लग गया। मैंने कहा तू आ गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। तो शाम को मेरे फादर से कहा कि मेरे को आज ऐसा ऐसा चक्कर आ गए। बोले ठीक है चलो कल सुबह तुम चले जाना एम्स में, दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स। मैं वहां चला गया। वहां चला गया, सारे टेस्ट वगैरह हुए। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, मेरे टेस्ट ही टेस्ट होते रहे। वहां पे डॉक्टर साहब थे, रणदीप गुलेरिया साहब, जो बाद में एम्स के हेड भी रहे हैं। Okay. उनसे मैंने पूछा सर 4 दिन हो गए, कितने टेस्ट करोगे, क्या हो गया मेरे को। तब उन्होंने मुझे बताया कि भाई तुमको लिवर सिरोसिस हो गया। मैंने कहा व्हाट, ये क्या होता है, मुझे पता भी नहीं था लिवर सिरोसिस क्या है। Hmm. तो बाद में मुझे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ ILBS करके दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर शिव सरीन जो है, आजकल आप उनको इंस्टाग्राम पे बहुत देखते होंगे, वो बड़े लीवर के बारे में बताते हैं। उनके ट्रीटमेंट में रहा, 2 साल तक दवाइयां चलती रही। फाइनली उन्होंने भी कहा कि अब तो आपका लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। घर में बड़ा कोहराम सा मच गया कि क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट उन दिनों इतना सक्सेसफुल नहीं होता था। मेरे पिताजी, माताजी, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, पत्नी, बच्चे सब दुखी। और मेरी हालत ये हो गई थी कि जैसे हैंगर में कपड़े लटका देते हैं, पूरा शरीर काला पड़ गया था। इतने मल्टीपल क्रैम्प्स आते थे कि मैं फर्श पे लेटता रहता था, चिल्लाता रहता था। अब डोनर मिलना बड़ा मुश्किल होता है इसमें, डोनर फैमिली का मेंबर होना चाहिए। तो मेरा नेफ्यू वो मेरे पास आया, उसने कहा मामा मैं आपको मेरा लीवर दूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा बेटा मैं तो चलो जी चुका यार, जितना जीना था, तो तू अपना लीवर क्यों देगा। बोले मामा मैंने सारा पता कर लिया कि इतना सा लीवर लिया जाएगा, वो मेरे लीवर से लिया जाएगा, और आपको जब ट्रांसप्लांट कर देंगे तो धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा। Okay. बड़ा हार्ड डिसीजन था मेरे लिए भी ये कि यार बच्चे का लीवर मुझे लेना है। खैर मेरा लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया। जब लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया तो मुझे कहा गया कि 3 महीना मुझे आइसोलेशन में रहना पड़ेगा,
और ये जो कोविड में आप लोगों ने मास्क लगाए थे, उस टाइम पे तो जब कोविड भी नहीं था, आज से 12 साल पहले, कोई भी मेरे से मिलने आता मास्क लगा के आता था, मैं भी खुद मास्क लगा के बैठा रहता था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे 3 चीजें कही थी कि लीवर ट्रांसप्लांट में 3 चीज तुमको होगी। पहली होगी कि आपको ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि आपको इंसोम्निया हो जाएगा। तीसरा मेमोरी लॉस हो जाएगा। और 3 महीने बाद मैं वापस दिल्ली से जयपुर आ गया, और वाकई मुझे इंसोम्निया की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई तेजसा जी के मैं कह नहीं सकता आपको। 2 साल पूरी रात में जागता था। तो आई कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं? बोला भाई ये प्रॉब्लम है, और तुमको जब नींद आए तब तुम सो जाओ। लेकिन पूरा रूटीन 2 साल तक बहुत खराब हो गया। फिर एक मेरे मित्र ने मुझे सलाह दी कि आप वॉक करना शुरू करो। तो मैंने कहा यार मुझे तो वॉक करना पसंद ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा, 5 स्टार होटल का कल्चर रहा, एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेवल करना, पान खाने भी जाना होता तो गाड़ी में बैठ के 100 मीटर गाड़ी में ही जाना होता। लेकिन शी फोर्स मी, शी सेड यू मस्ट डू दिस। शी यूज्ड टू वेक मी अप 5 बजे, जो कि मेरा सोने का टाइम होता था। हमारे यहाँ जयपुर में एक सेंट्रल पार्क है, वो करीब 4 किलोमीटर लंबा है। Okay. खैर मैं चला गया सेंट्रल पार्क। मैं 100 मीटर जाऊं और बैठ जाऊं, और मैं लोगों को देखूं यार, लोग जॉग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इट टुक ऑलमोस्ट 3 months फॉर मी टू कंप्लीट दैट 4 किलोमीटर। अब जब वो 4 किलोमीटर मैंने कंप्लीट किया तो मुझे थकान हुई। जब मुझे थकान हुई तो सरप्राइजिंगली मुझे नींद आनी शुरू हो गई जल्दी। रात को 12, 1, 2 बजे तक नींद आ जाती थी। तो मुझे लगा और बढ़ाना चाहिए। तो मैंने बढ़ाते बढ़ाते 8 किलोमीटर वॉक करनी शुरू कर दी। 4 किलोमीटर सुबह, 4 किलोमीटर शाम। और उसके बाद तो जैसे नशा सा हो गया वॉक करने का। मैंने शायद 6 महीने में 2,000 किलोमीटर वॉक कर ली होगी। लेकिन बाद में मेरे डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस की कि ये बहुत ज्यादा है, इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके लिगामेंट्स में बहुत तकलीफ आ जाएगी। तो उसके बाद मैंने कम कर दी। अब भी 7, 8 किलोमीटर तो रोज वॉक करता हूँ। उसके बाद मेरे उसी फ्रेंड ने मुझे कहा कि अब नाउ यू शुड स्टार्ट ट्रैकिंग। मैं कहा यार क्या बच्चों की बात करते हो, चलना तो चलो ठीक है तूने सिखा दिया, पहाड़ पे चलना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। एनीवे हम लोग एक बार एक ट्रैक के ऊपर गए, करीब 3.5 किलोमीटर का था। आधे ट्रैक में मैंने कसम खा ली थी कि मैं आज के बाद कभी पहाड़ पे नहीं आऊंगा, क्योंकि हर 50 मिनट में सांस फूल जाती थी। और एक तो आप लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट है, वीक है, उसके बाद ट्रैकिंग करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो जो पहला ट्रैक किया तो उसने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दे दिया कि यस आई कैन डू इट नाउ। उसके बाद मैं अकेला गया, विदाउट विदाउट एनीबडी। और वो मैंने किया ट्रैक था ब्रह्मताल। वो लगभग करीब 13,000 फीट के ऊपर है। उसके बाद तो ट्रैक का सिलसिला चालू हो गया। वो क्या होता था वहां पे जब मैं ट्रैक करने जाता था तो बहुत सारे बच्चे मिलते थे रास्ते में, लड़के लड़कियां मिलते थे, हांफते हांफते आते थे। और मेरे को आके एक दिन 2 लड़कियां थी और एक उनके साथ उनके 2 बॉयफ्रेंड थे। वो थके हुए आए, मेरे पास आके बैठ गए। बोले भैया अभी कितना ऊपर है? मैं कहा थोड़ा सा ऊपर और भी 2, 3 किलोमीटर। आपने कर लिया भैया, आपने कर लिया? हाँ कर लिया कर लिया। अरे भैया आप तो कमाल करते हो, आप तो ये हो वो हो। मैं कहा बेटा तुम्हारी उम्र कितनी? शी सेड आई एम 27। तो जो बॉय था उससे तेरी कितनी है? आई एम 28। मैं कहा मेरी बेटी जो है वो 39 ईयर्स की है, और मेरा बेटा जो है वो 35 ईयर्स का है। एंड यू आर कॉलिंग मी भैया? बोले यू डोंट लुक लाइक अंकल, आप तो बिल्कुल यंग लग रहे हैं। मैं कहा बेटा तूने मेरी थकान तो दूर कर दी है बोल के। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स देख के ट्रैकर बन जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं। बहुत हादसे होते हैं उन लोगों के साथ। मुझे अच्छी तरह याद है लास्ट ईयर मैं काजा गया था, तो मैंने पूरा लाहौल स्पीति का राउंड लिया था। वहाँ मोटरसाइकिल पे यंग बॉयज गर्ल आ रहे थे काफी, और रोड इतनी खराब थी, पानी बहता रहता था झरनों का, 1-1, 1.5 फुट पानी सड़क के ऊपर रहता था। तो मैंने देखा सामने एक मोटरसाइकिल पे यंग गर्ल और एक लड़का आ रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल गिरी, दोनों गिरे, और वो मोटरसाइकिल के समेत बहने लगे। मैं गाड़ी से कूदा, मेरा ड्राइवर कूदा, हमने किसी तरह उनको बचा के लेके आए। और वो लड़की भी रो रही, लड़का भी रो रहा। तो मैंने कहा भाई तुम लोग मोटरसाइकिल पे आने की क्या जरूरत है पहाड़ों में? अगर तुम ट्रेंड हो तो जरूर जाओ मोटरसाइकिल पे। तो वो बेचारा लड़का रोने लग गया,
बोला अंकल मुझे इस लड़की ने, ये मेरी जो गर्लफ्रेंड है, ये मेरे को जबरदस्ती लेके आई कि मुझे रील बनानी है मोटरसाइकिल पे। अब एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अपनी जान को जोखिम में डाल के रील्स बनाने का कोई फायदा नहीं। जो यंगर जनरेशन है उनको मेरा मैसेज है ये कि आप जाइए, एंजॉय करिए लाइफ को, और करना भी चाहिए, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले है। तो एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि एक ग्रुप है, बैकपैकर्स एंड ट्रैवलर्स ऑफ इंडिया। उसमें हम लोग करीब 4 लाख लोगों से ज्यादा है। एक बहुत बड़ा ट्रैकर्स और ट्रैवलर्स का ग्रुप है। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन वहां आपको मिलती है कि कहाँ आपको रुकना है, कौन से पहाड़ पे जाना है, आपको गाइड कौन सा मिलेगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत होती है, बाकी मेंबर्स जो है वहां पहुंच जाते हैं। तो ये जरूर मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो लोगों की मदद करते हैं, वो गाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जब मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तो एक बार तो उससे पहले सबको लग रहा था मैं चला जाऊंगा। गुरु महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, परिजनों के स्नेह से मुझे दूसरा जन्म मिला। अब जब दूसरा जन्म मिला तो मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं थोड़ा फिट हो गया, जब मैं वॉक करने लग गया, जब मैं ट्रैकिंग करने लग गया, एक दिन मैंने मेरे बेटे को बुलाया। मैंने कहा भाई देख, पहले जो रिटायरमेंट की एज होती थी वो होती थी 58, अभी हो गई 60। तो मैं 60 ईयर्स का हो गया हूँ और अब मैं रिटायर हो रहा हूँ बिजनेस से, हर किसी काम से। और मेरी तुमको एक सलाह है। सलाह ये है कि आज से सारा काम तुम करोगे, लेकिन मुझसे सलाह मांगने नहीं आओगे, और मैं तुमको कोई एडवाइस भी नहीं करूंगा। इसे क्यों पापा, क्यों नहीं करेंगे? बहुत सिंपल सा फंडा है कि तेरे मेरे बीच में एक जनरेशन गैप है। तेरे विचार अलग होंगे, मेरे विचार अलग होंगे। तो यू डू इट, तुमको जो करना है, तुम्हें जो करना है, मैं पूरा बिजनेस मैंने तेरे को समझा दिया। तो पापा आप क्या करोगे? आई हैव प्लेड माई इनिंग, यू नो, बट व्हाट हैपेंड, मेरे बेटे ने कुछ काम शुरू किए, उसमें उसको घाटे हुए। 2-3 काम किए। एक दिन आया मेरे पास, बोला आपको पता था कि इसमें घाटा होगा? मैं कहा मुझे पहले से पता था कि घाटा होगा, तो आपने रोका नहीं मुझे। मैं कहा मैं रोकता, तू मानता नहीं मेरी बात। ये जनरेशन गैप हर परिवार में होता है। मैंने निर्णय ये लिया कि अगर मैं इसके ऊपर ओवर पावर करता रहूंगा तो ये कभी ग्रो नहीं करेगा। उसका नतीजा तेजसा जी ये हुआ कि विद इन ईयर ही रियलाइज कि मुझे कहाँ गलती हुई, एंड नाउ ही इज टेकिंग अप हिज बिजनेस और ही इज डूइंग वेरी वेल। जो एडवाइस आप अपने बेटे को देते जी, एट दैट पॉइंट और एनी टाइम इन फ्यूचर, वो आप यंगर जनरेशन को क्या देंगे? आपने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया, आपकी क्या सोच थी? आपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, आपकी क्या सोच थी? एंड योर लेसन्स। आजकल जॉब्स, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। लोगों को बहुत अच्छी सैलरीज मिल रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि लोगों को एम्प्लॉय बनने की जगह एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। तो मैं यंगर जनरेशन को एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि डोंट डिपेंड ओनली ऑन सैलरीज, डोंट डिपेंड ओनली ऑन जॉब्स। आप जॉब करिए, सीखिए, सीखिए ऑन समबडी एल्सेस कॉस्ट। आपने 5 साल काम करिया, किसी कंपनी में नौकरी की, आपको एक्सपीरियंस मिल गया। जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप अपनी कॉस्ट पे एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप नौकरी करते हैं तो आप किसी और की कॉस्ट पे आप एक्सपीरियंस लेते हैं। जब 5-7 साल बाद आपको लगे कि यू आर ग्रोन इनफ, तो यू शुड बिकम एन एंटरप्रेन्योर। कुछ नए बिजनेस शुरू करो, नए आइडियाज इन्वॉल्व करो। और आजकल की जो जनरेशन है, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम। उनमें इनोवेशन स्किल्स है, दे नो उनको क्या करना है। मेरे टाइम पे तो मुझे पता नहीं था, मुझे था कि यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, पैसा बन ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कुछ सालों पहले कि आध्यात्म से लोग दूर हो रहे हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन। देखिए, पिछले 5-6 सालों में बदलाव जो देख रहा हूँ, मुझे मंदिरों में बहुत स्टूडेंट्स दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, बच्चियां दिखती हैं। ये बदलाव बहुत अच्छा है देश के लिए। इसलिए जरूरी है कि धर्म रहेगा तो देश भी रहेगा। अगर आपका धर्म नहीं है तो देश भी नहीं रह पाएगा। वो जब तक साथ नहीं देता ना, तब तक कोई काम नहीं होता। वो कहते हैं ना कि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और एक चीज और है मैनेजमेंट में होता है कि द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। जीवन में भी यही होता है कि हम परिवार में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम डिसीजन नहीं ले सकते। हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, यार ये करें ना करें, करें ना करें। तो डिसीजन लेना बहुत मस्ट है।
आज की जनरेशन को मैं पहली चीज तो ये कहूंगा कि लर्न टू टेक डिसीजन. Once you decide, then you start implementing on thing, then you start executing your projects, then you will go ahead. तो मैं आपको एक बात बताता हूँ. कोविड से पहले जो मेरा साड़ी का बिजनेस था, उसमें कुछ मुझे नुकसान हुआ. डीमोनेटाइजेशन के बाद ज्यादा हुआ. तो पहले साल कुछ करीब 3 करोड़ का घाटा हुआ, दूसरे साल 3.5 करोड़ का हुआ. तो आई टोल्ड माई सन एंड माई डॉटर इन लॉ कि भाई मैं ये काम बंद कर रहा हूँ. और बाबा कैसे बंद करेंगे, क्या होगा? मैं कहा, मेरे दादाजी एक बात कहते थे कि वो सोना किस काम का जो कि कान को काट दे. दोनों ने कहा, मेरे बेटा बहू ने कहा, पापा करीब 12 करोड़ का स्टॉक पड़ा है, आप बंद कर दोगे तो कहाँ जाएगा? मैं कहा, मुझे पता नहीं, आई एम क्लोजिंग आउट. मैंने दूसरे दिन अखबार में ऐड दिया, सत विच वॉज माई ब्रांड नेम, सत इज गेटिंग क्लोज एंड सेल बिगिन फ्रॉम टुमारो फॉर अ वीक. सब परिवार वाले नाराज, हमारा स्टाफ तैयार हो गया सेल के लिए. पूरे दिन में 2 ग्राहक भी नहीं आए. अब सब लोग हंस रहे कि यू मेक ए मॉकरी ऑफ द स्टोर. वेट. दूसरे दिन 12 बजे ये स्थिति हो गई कि हमको स्टोर को बंद करना पड़ा कि भाई अभी पूरा अंदर भर गया है. 7 दिन के अंदर रुमाल जितना पीस भी मेरे कपड़े का मेरे स्टोर में नहीं रहा. पूरा 12.5 करोड़ का स्टॉक मेरा निकल गया. मुझे जिनके पैसे चुकाने थे मैंने चुका दी, और उसके बाद में उससे बाहर रहा. मैंने डिसीजन लिया. उसके बाद कोविड आ गया था. 2 साल तक कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई बिजनेस नहीं होते थे, मैं और फर्दर नुकसान में जाता. तो मेरा ओनली जो कहना है लोगों को, सुझाव है कि लर्न टू टेक डिसीजन. अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. बहुत सारे यंग कपल्स को देखता हूँ, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. भैया तो प्यार से रह लो या बिल्कुल अलग हो जाओ. टेक डिसीजन. यू वांट टू कैरी ऑन आल्सो एंड यू वांट टू फाइट आल्सो, ये तो नहीं चलेगा. परिवार में भी आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं. जैसे मैंने डिसीजन लिया कि मैं कोई एडवाइस नहीं करूंगा. अगर मैं नहीं ये डिसीजन लेता, मैं बार बार मेरे बेटों को कहता तूने क्या किया, इसका क्या हुआ, उसका उसका मैं माथा खराब करता. नाउ ही इज हैप्पी एंड आई एम आल्सो हैप्पी. मुझे भी कई बार लगता है कि हाँ मुझे बोलना चाहिए, लेकिन मैं रुक जाता हूँ. मुझे पता है कि मैं बोलूंगा तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो घर में जो अभी अच्छा वातावरण है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा. और ये बड़ा, आपने सही कहा, ये बड़ा मुश्किल है डिसीजन लेना. लेकिन जिंदगी में आपको निर्णय तो लेने ही पड़ेंगे. किसी भी क्षेत्र में हो आप, आपके घर में हो, आपके परिवार के साथ हो, मित्रों के साथ हो, व्यापार में हो, यू नीड टू टेक डिसीजन. एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि मैं एक कंपनी में काम करता था, उसका नाम है एक्सेल इंडस्ट्रीज. उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे गोविंद जी भाई श्रॉफ. धोती कुर्ता पहनते थे, बहुत साधारण इंसान. 10,000 रुपए से कंपनी के काम शुरू किया, आज तो करीब 300-400 करोड़ का काम है. तो वो आए एक दिन, उन्होंने मुझे एक बुक दी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. बहुत छोटी सी बुक थी, नॉर्मन विंसेंट पेले की लिखी हुई. मुझे कहा महेश ये पढ़ना. ठीक है था. हाँ मुझे लगा यार इतना मेरा कैरियर ग्रोथ बढ़िया है, क्या किताब पढ़ना. 3 महीने बाद पाए, जैसे एयरपोर्ट मैंने रिसीव किया, उन्होंने कहा आपने किताब पढ़ी? मैंने कहा भाई टाइम नहीं मिला, मैं टूर पे था. ये फिर 1-2 महीने बाद आए, तो मुझे लगा अब ये अच्छा नहीं लगेगा. यू वोंट बिलीव, मेरा घर था डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट करीब 40-45 मिनट का रास्ता था. वो पूरी बुक मैंने पढ़ डाली 40 से 45 मिनट में. छोटी किताब थी, बट दैट बुक हैज चेंज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ माई लाइफ. आज मेरा मूल मंत्र है कि द पॉजिटिव थिंकिंग प्रोड्यूसेस पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड नेगेटिव थिंकिंग प्रोड्यूसेस यू नो व्हाट. से बुक का बेस लेके आप सीनियर्स को क्या मैसेज देंगे? जो मेरे से सीनियर हैं उनको तो मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लगेगा, मैं तो उनसे छोटा हूं फिर. लेकिन मैं जो मेरे समकक्ष के लोग हैं उनको जरूर कहना चाहूंगा कि जिंदगी में इंसान को पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर रखना चाहिए. हम लोग बाय एंड लार्ज, मेरे साथ भी एक टाइम ऐसा था कि मैं 100% नेगेटिविटी से भरा था. अरे यार ये पंखा ना गिर जाए, अरे ट्रेन में बैठा हूँ ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो जाए, प्लेन में बैठा हूं तो प्लेन में डर लगता था. तो ये डर जो है ये नेगेटिविटी प्रोड्यूस करता है, और नेगेटिविटी जो है ये डर को भी प्रोड्यूस करती है. तो आपको
मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वन हैज टू बी पॉजिटिव। जो होना है वो आप रोक नहीं सकते। जी। गीता में भी यही कहा है कि जो होना है वो होके रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। तो क्यों हम नेगेटिविटी डालें? घर में भी मैं देखता हूँ बहुत सारे, कई बार मेरी बड़ा मतलब एक टॉपिक ले रहा हूँ सास बहू का। मेरी वाइफ मेरी बहू को कुछ बोलती है, मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि यू हैव प्लेड योर इनिंग, नो लेट हर प्ले हर इनिंग। हम लोग मारवाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ साड़ियां पहनते हैं, सूट्स वगैरह भी नहीं पहने जाते थे हमारे। मेरे यहाँ तो दादी जी तो घूंघट तक करती थी। तो बड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हम लोग। ये ऑर्थोडॉक्स जो जो भी था, ये मेरे फादर ने दूर किया, उसके बाद कुछ मैंने दूर किया, फिर मेरे ब्रदर ने दूर किया, अपने बेटे ने दूर किया। हम लोग उससे अलग हो गए, यानी कि वी हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द करंट कल्चर। तो मेरी बहू ने मुझे पूछा कि पापा मैं घर में क्या पहनूं, साड़ी पहनूं, सूट पहनूं? मैं कहा, बेटा तू जो मेरी बेटी पहनती है वो तू पहनेगी। यू वांट टू वियर जीन्स टी शर्ट, प्लीज प्लीज वियर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब मैंने और फिर मैं उसको एक ही बात कही कि देख मेरी बेटी तो विदा हो गई, वो तो मेरे पास नहीं है, तू मेरी बेटी है। एंड यू वोंट बिलीव, आई एम सो हैप्पी, टचवुड, वो बच्ची मेरा इतना ध्यान रखती है। पापा दवाई टाइम पे ली या नहीं ली, मेरा बेटा कभी नहीं पूछेगा मुझसे कि पापा रात को 12 बज गए क्यों नहीं आए, लेकिन वो मुझे फोन कर करके पूछती रहेगी, पापा दवाई ली, पापा खाना खाया, पापा कहाँ हो, पापा इतनी देर तक वहां क्यों कर रहे हो, रात हो गई। तो मैं एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ ये समाज को कि बहू जो है वो एक्चुअली आपकी बेटी है। बहू, और सही मायने में तो बहू आपकी बेटी है। अगर आप उसको ढंग से रखेंगे तो वो आपकी बेटी से ज्यादा आपकी सेवा करेगी, और अगर आप नहीं रखेंगे तो ये तो फिर टिट फॉर टैट होना ही है। सो वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। बहुत ही अनयूजुअल हुआ पॉडकास्ट, बट बहुत बढ़िया रहा आपकी आई कहानी। डोंट नो, मुझे 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 जो समझ में आया मैंने बोल दिया। हो सकता है अगर कोई मैंने बात गलत भी बोली तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर किसी को मेरी बात से कोई भी हर्ट हुआ हो तो। इट वॉज वंडरफुल एंड समय निकालने के लिए, यहाँ आने के लिए, और आपका गला भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद आपने अपनी कमिटमेंट रखी। सो थैंक यू सो मच, हम आपके बहुत थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू तेजस्वी, थैंक यू सो मच। तो ये थी महेश जी की कहानी, उनकी जुबानी। दुनिया भर के सारे श्रोताओं और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद।